पाकिस्तान शुरू में टूर्नामेंट के शुरू में इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स के सेमीफाइनल्स में तो कोई इशू कोई नहीं है, मगर पहले दो मैचेस पाकिस्तान हार गया और आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक गेम गई। तो वो तो इधर ऐसे भी हो सकती थी। तो कितनी बदकिस्मती थी कि एक जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई। और फिर इंडिया में भी छोटी सी एक लास्ट बॉल के ऊपर ही मसला बना ना जी। तो मतलब है कि देख ईज़िली पाकिस्तान जीत सकते थे वो। तो ऑन पेपर और ऑन द ग्राउंड तो मजबूत ही टीम लगती थी, मगर ये जो दो अपसेट्स हुए उसके बाद बड़ी मायूसी हो गई, सब जगह पे मायूसी फैल गई कि जी अब कैसे होगा, अब तो इम्पॉसिबल है, कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचेगा। अगर अपने सारे मैच जीत भी लेता है तो अगर इंडिया अगर एक इंडिया को हारना होगा और एक साउथ अफ्रीका को हारना होगा कम से कम किसी कमज़ोर टीम से, तो फिर जाके शायद पाकिस्तान का कोई चांस बनेंगे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो बस वही हुआ। फिर वो भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि इंडिया भी हार गया इंग्लैंड से और उधर साउथ अफ्रीका जो है वो हार गया नीदरलैंड से। तो आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी शुरू में बैड लक एंड देन गुड लक। तो ये ऐसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो थ्रू आउट रही है एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। अब आप आइए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच हुआ वो भी अनप्रेडिक्टेबल। आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतनी पावरफुल टीम, लोग ये कह रहे थे कि फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का होगा और उसमें न्यूजीलैंड के ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं क्योंकि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था इन अनदर सीरीज़। तो यहाँ तो हम जिसे कहते हैं वी वॉकड ओवर न्यूजीलैंड। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट न्यूजीलैंड को मेरा ख्याल है आज तक किसी टूर्नामेंट में नहीं हुई जो हमारी तरफ से हुई। तो फिर हमारी होप्स जो थी वो हाई हो गई। फिर वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। ज़ाहिर है यहाँ तो लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जीतेगा ताकि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, मगर दरअसल इंग्लैंड की जो टीम है ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और बड़े प्रोफेशनल टीम है और बड़ी पावरफुल टीम है। ODI के भी चैम्पियंस हैं वो, तो और अब T20 में भी उनकी चैम्पियनशिप है। जिससे वो तो फाइनल में हर सेकंड राउंड में एक राउंड में नहीं आते, अगले राउंड में वो आ जाते हैं फाइनल के अंदर। और मगर जब ये इंग्लैंड पाकिस्तान का हुआ तो फिर लोगों ने वही बात कही कि 92 में भी हुआ था, ये होगा वो होगा। मगर मैं ऑनेस्टली जब मैंने ये कहा था ना कि बड़ी पावरफुल टीम है इंग्लैंड, मुझे जो मेरे जहन था ये कहता था कि इंग्लैंड जीतेगा, मगर मेरा जो दिल था वो कहता था दिल पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर मेरे से आप पूछती उस दिन कि क्या होगा पाकिस्तान इंग्लैंड मैच में क्या होगा, तो मैं कभी ये ना कह सकता ही नहीं था कि जी पाकिस्तान हार जाएगा, बिकॉज उसके साथ तो एक डिमोरलाइजेशन होती, मायूसी होती। और अगर मैं ये कहता कि पाकिस्तान जीतेगा तो मेरा जहन कह रहा था कि मुश्किल है। तो इसलिए अच्छा हुआ आपने नहीं पूछा, नहीं तो फिर मुझे किसी मुश्किल का सामना होता। अब आइए कि हुआ क्या वहाँ उस दिन। बात यह जी कि पाकिस्तान की कुछ वीकनेसेस थी जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें वो नज़र आती रही और सब लोग 2-3 बातों के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। एक तो ये कि आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो आप बिल्कुल उसमें बहुत शक शुबात है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। और उसके अंदर कुछ नौजवान लोग भी हैं जो कि अभी PSL के पिछले राउंड्स में खेले हैं, मगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और वो जो होता है ना एक्सपीरियंस, मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ, वो मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल मिसिंग है। कोई ऐसा बैट्समैन वहाँ नहीं है जो होल्ड कर सके। अगर कोई कोलैप्स होती है तो होल्ड, और हमेशा कोलैप्स का मतलब ही ये है कि एक तो जल्दी से विकेटें गिरती है और कोई रोकने वाला हो उसको। इसीलिए जब हमारे ओपनर्स फेल कर जाते हैं तो लाइन लग जाती है, मतलब फिर बात नहीं बनती है। जब क्लिक कर जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। अभी न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ, आपके दोनों ओपनर्स ने मतलब है कि सारे का सारा टोटल ओवरऑल कर दिया उनका। और इंग्लैंड मैच में आपके दोनों ओपनर्स एक किस्म के फेल ही हो गए ना। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का कि मिडिल ऑर्डर जो है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रही, ना ही उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस है, और बहुत ज़्यादा रिलायंस की गई है ऑन न्यू कमर्स। तो मैं समझता हूँ ये एक डिफिशेंसी है जिसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही मामला चलेगा। तो ये कोई टीम सिलेक्शन का मामला था या टीम मैनेजमेंट का मामला था, इशू कहाँ पर था? ये सही कह रहे हैं, टीम सिलेक्शन का मामला था। अच्छा, अब टीम सिलेक्शन तो खैर हमारे यहाँ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं टीम सिलेक्शन में। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि हमारे ज़माने में हमने सिलेक्टर्स के हवाले सारा कुछ किया हुआ था
और मैं याद है मुझे कि मैं हमेशा मीडिया को यही कहता था कि अगर मैच हारते हैं या जीतते हैं तो मुझे मुबारकबाद तो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, अगर जीतते हैं हारते हैं तो मुझे ये ना कहें कि आप रिज़ाइन कर दें, चीफ सेलेक्टर को कहें, तो शाबाश भी उनको दें, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उनको कहें कि वो मैं दखल नहीं देता, बिल्कुल दखल नहीं देता, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें हैं ये, इसके अंदर हमें अपनी सियासी और दूसरे जो चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। मगर मेरे जो नॉलेज में उज़मा ये है कि इसमें मदाखलत रही है सियासी तौर पे भी, और लोगों के फेवरेट्स भी थे, और सिर्फ एडवाइस जो थी सिर्फ पीसीबी के अंदर से नहीं आ रही थी, इधर उधर से भी आ रही थी। किसी वक्त मैं वो भी बताऊंगा, मगर आज शायद मौका नहीं है वो बताने। ठीक, तो क्या कोई हम तब्दीलियां देख रहे हैं टीम मैनेजमेंट में या टीम सिलेक्शन में, मतलब टीम में, या फिर देखिए ये मैनेजमेंट जो है उसमें ये तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहूँगा। फिर लोग फिर उसके ऊपर कुछ और बात बनानी शुरू कर देते हैं कि जी इनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये है वो है। इसलिए ये जो भी ये कर रहे हैं वो सब कारकर्दगी आपके सामने है, ये वक्त आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, मगर नॉट टुडे। टुडे लेट्स फोकस ऑन व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स जो ये टीम के साथ जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए ऑन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस। देखिए ये टीम चौथा टूर्नामेंट है जो खेल के आई है। पहले इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेली इन्होंने, फिर ट्राई नेशन, फिर एशिया कप, फिर ट्राई नेशन, और अब ये वर्ल्ड कप पे आए। तो ये 4 टूर्नामेंट्स खेल के आए हैं, और अभी तक इन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर अभी तक ये पक्का नहीं हुआ, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो एक तो ये कि जो भी एक्सपीरियंस इनको चाहिए था गेन करना फ्रॉम दोज 3 टूर्नामेंट्स, इससे पहले इन्होंने क्या वो सबक सीखे या किया या नहीं किया। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कमज़ोरी है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये मेरा पुराना मौक़िफ़ है, इसके लिए बहुत से सबूत हैं। देखिए हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं ना माजी के, वो जेन्युइनली बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स थे, और क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम के अंदर उन्हें होना चाहिए, इतने ज़बरदस्त। मगर प्रॉब्लम इन प्लेयर्स का ये होता है कि ये क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, ये क्रिकेट कोचेस नहीं होते। कोचिंग एक प्रोफेशनल चीज़ है, उसके अंदर बहुत तालीम की ज़रूरत है और बहुत स्टडी की ज़रूरत है, इस सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बता दें कि दुनिया के अंदर एक आध एक्सेप्शन होगा, मगर आम तौर पे जो कोचेज़ होते हैं, जिस किस्म की भी कोचिंग कर रहे हो, बैटिंग बॉलिंग वगैरह, वो पुराने फास्ट बॉलर्स या बेस्ट बैट्समैन नहीं होते। इसीलिए गवास्कर इंडिया का कोच नहीं है, विराट कोहली जब फारग हो जाएगा तो इंडिया का कोच नहीं बनेगा, इसी तरीके के साथ डेनिस लिली कभी भी ऑस्ट्रेलिया का कोच नहीं बना था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे यहाँ एक मीडिया की तरफ से भी और वैसे भी कि जी जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो कि बड़े स्टार्स रहे हैं, उनको कोचेस लगाया जाए और उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे हासिल किया जाए नॉलेज एंड विजडम। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये ठीक नहीं है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खाली काफी नहीं होता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इनफैक्ट कोचिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। देखिए आप यू मे बी अ गुड टीचर बट डजंट मीन कि यू वर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर ओन डेज। टीचिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन ना, नहीं तो हर बंदा उठ के टीचर बन जाए। तो इसी तरीके के साथ कोचिंग इज़ अ प्रोफेशन। हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स अनलेस दे हैव बिकम कोचेस बाय गोइंग थ्रू द कोचिंग करियर्स, और स्टडी की है कोचिंग और इम्तहान लिए हैं कोचिंग के, और फिर एक्सपीरियंस गेन किया है नीचे से ऊपर तक, फिर जाके आप कोचेस बनते हैं। यहाँ ये है कि उठाया और किसी स्टार बैट्समैन, स्टार बॉलर, स्टार विकेट कीपर को मतलब कोच लगा दिया। दैट डजंट वर्क। मेरे ज़माने में जब हम थे तो हमने एक भी, मेरा ख्याल है कि ऑन टूर सारे फॉरेन कोचेस थे, और ये कोचेस थे जिन्होंने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी। ठीक ठीक ठीक। तो अब बात ये है कि मेरा ये ख्याल है ये पहली गलती जो अभी तक चल रही है। अच्छा, अब एक आर्ग्यूमेंट ये भी दी जाती है उसमें कि ये पुराने हीरोज़ हैं हमारे, इनको कोई एकोमोडेशन तो होनी चाहिए ना, इनकी जो सर्विसेज है उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और लोग कहते हैं ये एक अच्छा तरीका है उनको रिकग्नाइज़ करने का, उनको कोचेस लगा दिया जाए, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि नहीं, ये इस तरीके के साथ उनकी सर्विसेज को आप मत रिकग्नाइज़ करें जिसके साथ नुकसान होता है हमें हमारी टीम की सिलेक्शन में और कोचिंग में। वो आप गोरे लेके आए, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोफेशन। वो लोग वहाँ इसको उन्होंने बहुत बड़ी प्रोफेशन बनाया हुआ है, ल्यूक्रेटिव, बड़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, और बहुत इसके अंदर कॉम्पिटिशन है। इनके लिए और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं एज एडवाइज़र्स और एज मैनेजर्स और एज मोटिवेटर्स, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत से तरीके देने के लिए, और देनी चाहिए।
मैं इसके हक में हूँ कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पुराने जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिस ज़माने में ये खेलते थे बेचारे, उस ज़माने में इतने पैसे नहीं मिलते थे। इनकी बड़ी खिदमात हैं, इनके लिए जो भी हम कर सकें पीसीबी को करना चाहिए, मगर ये नहीं कि उठा के आउट ऑफ रिटायरमेंट आप उठा के और इनको आप कोचेज़ लगाते जाएँ। ये एक्सपीरियंस हमने अच्छा नहीं रहा हमारे। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ अच्छा नहीं हुआ। दो बातें हैं, हमारे अफरीदी साहब और एक और प्लेयर हमारा जो कि ओपन करता है, उनकी इंजरीज़ थी। अब जो इंजरीज़ होती है तो यू नीड डॉक्टर्स। ये सिर्फ फिजियोज़ के साथ वो कुछ ऐसी इंजरीज़ होती हैं, वो सिर्फ फिजियोज़ नहीं इसको सेट कर सकते। तो यहाँ रमीज़ राजा साहब ने एक डॉक्टर भी टीम के साथ टीम के लिए भेजा था, डॉक्टर जावेद। अच्छा। मगर वहाँ जाके डॉक्टर जावेद और जो प्लेयर्स एंड टूर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द फिजियो जो कि गोरा था, उनके साथ डॉक्टर जावेद की बनी नहीं। विद द रिज़ल्ट जो मेरी खबर है वो ये है कि डॉक्टर जावेद को साइडलाइन कर दिया गया, और डॉक्टर जावेद को साइडलाइन कर दिया गया, और जो इंजरीज़ थी वो फिजियो को कहा कि आप ट्रीट करें इनको। डॉक्टर जावेद ने वसीम को रमीज़ को कंप्लेंट किया कि आपने मुझे भेजा यहाँ, उन्होंने मुझे कहा होटल में बैठे, मैं तो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं आ सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी एक टेंशन साथ साथ चल रही थी। मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर उस दिन होते तो शायद वो यही कहते कि शाहीन शाह को आप मत खिलाएं, ये उसकी जो इंजरी है अभी तक ठीक नहीं हुई, ये और ख़राब हो जाएगी, फिर बाद में और बड़े मसले बने। मगर फैसला ये हुआ कि उसको खिलाना है, 2 ओवर्स के बाद उसको फील्ड रिलैक्स कर दिया गया, फिर आखिर में लाए और 2 गेंद के बाद 3 गेंद के बाद उसकी इंजरी फिर उसकी जो नी थी वो फिर कोलैप्स कर गई। तो मैं समझता हूँ अब ये रोना कि जी अगर वो ना होता तो 2 ओवर वो लगा लेता तो शायद पाकिस्तान जीत जाता, वो एक आध और विकेट निकाल लेता वगैरह, ये दिस इज़ द रॉन्ग वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम। इशू ये है कि उसको खिलाना ही नहीं चाहिए था। आपके पास ठीक ठाक फास्ट बॉलिंग अटैक है, आपके पास, यू शुड यूज़ दैट टू गुड एडवांटेज। और मैं समझता हूँ दिस वाज अ मिस्टेक। अब वो फिर एग्रीवेट हो गई है उसकी इंजरी, अब पता नहीं 1, 2, 3 महीने ही विल बी आउट ऑफ एक्शन अगेन। इतने स्टार बॉलर के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस सबसे पहले आनी चाहिए, ये नहीं कि एक छोटी सी मौका परस्ती की और कोई गल नहीं यार खिला दो। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड जिसके साथ प्रोफेशनलिज्म नहीं आती टीम के अंदर। खिला दो जी, खिला दो, कोई गल नहीं जी, 4 ओवर ही ना वो भाई कर लेगा ना, हाँ जी कर लाँगा, फिक्र ना करो, वो बेचारा कहेगा नहीं कराँगा। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दैट कॉस्ट अस। और इतने बड़े लेवल पे इस तरह के जो क्लैशेस हैं उनको रिजॉल्व होना चाहिए, बल्कि कि पैदा ही नहीं होने चाहिए जो क्लैशेस छोटे छोटे हैं। तो एक तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ फिजियोज, टीम मैनेजमेंट, टूर मैनेजमेंट, फिर 16 लड़के ये लेके गए, 12 इन्होंने खिलाए जिनमें से सिलेक्शन होती है, लोगों को साइड लाइन से बैठा ही रखा। अरे भाई अगर आपने किसी को चांस भी नहीं देना था, इतने मैचेस थे, तो आप उनको लेके क्योंकि खुश दिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए, और वो भी मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल ऑर्डर के लिए वो थे। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो है ना ऑन टूर लगता है ऐसे है कि सिफारिशें, फेवरेटिज्म, ये चीज़ अभी भी चल रही है। ठीक, लास्ट, आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट और मैंने लंबी बात कर दी, मगर अब आपने कहा क्रिकेट, तो क्रिकेट पे तो फिर पूरी किताब लिखी जा सकती है। देखिए इनको कुछ समझ नहीं आई कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है बहुत बड़ी ग्राउंड है, 80-85 हज़ार लोग वहाँ स्टेडियम में होते हैं, ग्राउंड बहुत बड़ी है। जब हिटिंग सिखाई जाती है, चौके छक्के, ये लॉफ्टेड शॉट्स मारने के लिए, उसके लिए रमीज़ राजा साहब ने बहुत अच्छा किया कि एक स्पेशलिस्ट फॉरेन कोच लेके आए जो इनको हिटिंग सिखाए। वेरी, आई थॉट इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। और हुआ क्या, आपने देखा, एक्सपर्ट्स ने देखा होगा कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो बड़ा शॉट मारते मारते कॉट कैच आउट हो गए, मगर बाउंड्री के करीब नहीं कैच आउट हुए, बाउंड्री से बहुत आगे आके तो इसका मतलब कैच आउट हुए। इसका ये मतलब है कि जो हिटिंग हो रही थी वो छिक्के के लिए हो रही थी, कोई लॉफ्टेड शॉट तो छिक्के के लिए होता है, छिक्के के लिए हो रही थी, मगर वो कॉट हो रहे थे उससे कम से कम 25-30 गज पहले। तो या तो होता ना कि बाउंड्री वॉल, जहाँ बाउंड्री रोप है वहाँ जाके वो कैच होते, तो फिर हम समझते कि बॉल ऑलमोस्ट क्लियर द रोप। यहाँ तो बॉल पहुँचा ही नहीं वहाँ तक। तो वो जो हिट, इनको इतना नहीं एहसास था कि किस तरीके से हिटिंग करनी है, किस पावर से करनी है, किस एरिया में हिटिंग करनी है, जहाँ बाउंड्री छोटी हो और अगर बड़ी बाउंड्री है तो उसको कैसे टैकल करना है। अ लॉट ऑफ दीज पीपल वो कॉट
इन एरियाज़ जहाँ बॉल पहुँचा ही नहीं आगे तक। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के टेक्निकल इश्यूज भी रहे हैं। बाकी लोग और बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि दीज आर द मेजर रीजंस व्हाई आई थॉट कि ये पाकिस्तान टीम विल स्ट्रगल टू पुट अप अ बिग टोटल। और वही देखा आपने कि 138-39 कोई टोटल नहीं था। वो और बात है कि आपके बॉलर्स ने आपको फिर एक ऐसी ज़बरदस्त बूस्ट दिया शुरू में कि आप यू आर रिमेन्ड ऑन टॉप फॉर लॉन्ग टाइम। मगर इतना छोटे टोटल आप डिफेंड नहीं कर सकते। इंग्लैंड जो है वो इतनी पावरफुल टीम है, बैटिंग उनकी नंबर 6-7 तक चलती है। वो आप जैसे नहीं है कि जी बीच में इस फ्लफ तकड़े हैं वो, और उनकी ट्रेनिंग है। देखिए इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ उस्मान जहाँ उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के लिए तीनों डिफरेंट टीम्स रखी हुई हैं। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि तीनों या 2 फॉर्मेट्स में खेलते हैं, तो उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है। हमारे ये लड़के हैं, ये PSL वाले खेलते हैं, इनमें से 2-3 लड़के हैं जो टेस्ट वाले हैं, बाकी सारे कोई इधर का है, कोई वनडे का है, कोई टेस्ट मैच का है, कोई इधर का है, कोई उधर का। आई थिंक इस किस्म के इश्यूज रहे हैं। ठीक है।